नमस्कार। तू रोशनी तो है मगर कहीं मैं कल जल ना जाऊं। तू उन्नति तो है मगर कहीं मैं कल पिघल ना जाऊं। तू जरूरत तो है पर कहीं मेरे अस्तित्व का अंत ना हो। तू खूबसूरत तो है पर कहीं मेरी जिंदगी का आखिरी खत ना हो। ये पंक्तियां दिखाती हैं देश में तरक्की और तकदीर के बीच असमंजस को, परंपरा और विकल्प के बीच कश्मकश को। आज का हमारा विषय है परमाणु ऊर्जा, रोशन कल या अंधा भविष्य। आज हम बात करेंगे देश के युवा से, जानेंगे उनकी राय। परमाणु ऊर्जा कितना जरूरी, कितना गैर जरूरी, कितना सच, कितना झूठ, कितना सही, कितना गलत। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल पैनल है। हमारे साथ है कात्यायनी सिंह और हमारे साथ है आशीष सोनिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, परमाणु ऊर्जा, रोशन कल या अंधा भविष्य। परमाणु ऊर्जा, रोशन कल या अंधा भविष्य। आज हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा भारतीय संदर्भ में। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर मेल्टडाउन के बाद न्यूक्लियर एनर्जी पे वर्ल्ड वाइड क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि ये एक सेफ मीडियम नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन का। इस पे आप क्या कहेंगे? जैसा कि सरांश आपने कहा कि फुकुशिमा जापान के बारे में कहा आपने, और एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा चेरनोबिल का। चेरनोबिल में भी सेम न्यूक्लियर मेल्टडाउन एक्सीडेंट हुआ था। तो वहां पे आप अगर ऑब्जर्व करें कि जब से वो कांड हुआ है, जब से वो ट्रेजेडी हुई है वहां पे, तब से लेके आज तक लोगों में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जो एनवायरनमेंट है, वाटर है, हर जगह वहां पे कंटामिनेशन पाई जा रही है। जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उसमें कुछ क्रिपल हो रहे हैं, किसी की लंग्स डेवलप नहीं हो पा रही। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिसाब से वो नहीं है, इन्हीं की वजह से। और मतलब जापान को और इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो जापान जैसा हाई टेक्नोलॉजी देश है, उसको हम हब कहते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी का प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का सिनोनिमस माना जाता है जापान को। वहां पे अगर ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में क्यों नहीं हो सकता? और अगर हम इसको मतलब नेग्लेक्ट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, इतना बड़ा एग्जांपल को नेग्लेक्ट करके हम इसके पॉजिटिव्स को देखकर इसको हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जापान ही क्यों, जब इंडिया में आपके पास एक बड़ा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। वहां पे नेग्लिजेंस की वजह से, मेयर नेग्लिजेंस की वजह से, जो लोगों की वहां पे स्टाफ की वजह से इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई थी। तो मतलब आप इंडिया पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मतलब इंडिया में एक सक्सेसफुल रहेगा? और ऐसा नहीं। कात्यायनी एक बहुत अच्छा पॉइंट एग्जांपल दिया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी का, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको कितना लगता है कि इंडिया अभी तैयार है जब जापान जैसा देश न्यूक्लियर एनर्जी मेल्टडाउन जैसी स्थिति में सरेंडर कर देता है? तो आपको कितना लगता है? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी दैट irrespective of whatever happened in whatever country, we cannot keep our development at stake in the name of fear. दूसरी बात, अब एक बात बताइए आप मुझे, आए दिन इतने सारे एयर क्रैश होते हैं, इतनी सारी डेथ होती हैं, क्या फ्लाइट्स बंद हो गई? फ्लाइट्स आज भी चलती हैं। साथ ही हाल फिलहाल कितने, आप गिनिए दिन में कितने उठाइए, कितने रोड एक्सीडेंट्स बंद होते हैं। तो क्या रोड बनना बंद हो गई? हाल फिलहाल में रिसेंटली जो मेट्रो का एक्सीडेंट हुआ, क्या उससे आप लोगों को ये कहेंगे कि आप पैदल जाइए? क्या मेट्रो चलना बंद हो गई? नहीं ना। ऐसे ही हम सिर्फ इसलिए कि शायद ऐसा हो जाए, उस डर के चक्कर में हम अपनी प्रगति को रोक नहीं सकते, ना ही हमें रोकना चाहिए। एट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हमारी when we talk about the overall world, there are 450 nuclear energy plants that are in operation and 500 which are under construction. India has a vision कि 2050 तक it becomes a global power, and for that to make it possible, I personally feel is कि इसको पॉसिबल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का मिनिमम 25% कॉन्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। ओनली देन इट इज कि शायद ये जो विजन है वो मिशन रहे और वो अचीव करा जा सकता है। तो आशीष बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला कि सिर्फ बीइंग एप्रीहेंसिव,
सिर्फ बीइंग स्केप्टिकल कि ये अटैक हो और आप एक डर के साए में जिए, उससे अच्छा आपको नहीं लगता कि हम लोग बोले कि ओके वी टेक अ स्टैंड, हम एक्सपेरिमेंटेशन को, इस रिफॉर्म को हम लोग वेलकम करें? देखिए कत्यानी जी की बात सही है, मैं उनकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारा खराब होगा या नेग्लिजेंस होगी। लेकिन आप ये बात बोल रही हैं कि मेरा पॉइंट नेग्लिजेंस के साथ साथ सिक्योरिटी का भी है। आपकी बात मैंने मान ली कि अगर नेग्लिजेंस नहीं होगी हम उसको ओवरकम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फाइन ओके, बट द प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी की अभी भी एक इशू रहता है। अब हमारा देश है भारत, 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का इंडिया, इतनी टेंस कंडीशंस है इंडिया की, इतनी ओवर पॉपुलेटेड है, एरिया कम है, 120 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन इसकी क्रॉस करती जा रही है दिन बर दिन, और ऊपर से उसके आसपास की कंट्रीज जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, और कई कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत ही टेंस रिलेशंस है। चाइना आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना आए दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान भी कुछ हद तक कर रहा है, और आए दिन हम न्यूज देखते हैं कि चाइना कभी भी इंडिया पे अटैक कर सकता है या कुछ भी। हमारे पास 1000 तरह के प्रॉब्लम्स अभी ऑलरेडी है। इन एडिशन टू इट अगर आप देखें तो आफ्टर ये टेंसलेशन, चलो ठीक है, इसको भी हम अगर एक बारी कंसिडर कर लें, तो उसके बाद इंटरनल नक्सलाइट्स की, माओइस्ट की कंडीशन हमारे इंडियन की कुछ खास ठीक नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक टेररिज्म सबसे बड़ा इशू है, 26/11 का एग्जाम्पल सब जानते हैं। अब आप ये देखिए कि ताज होटल और संसद भवन जैसी हाईली सिक्योर्ड एरिया, हाईली सिक्योर्ड जगहों पे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, तो ये तो एक हार्ड टारगेट हो गया। आप ये नहीं समझ रहे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना सॉफ्ट टारगेट हो सकता है टेररिस्ट के लिए। अब आप ये देखिए कि वो एंटर हुए संसद में, वो वहां गए, उन्होंने गोलियां चलाई, बम फोड़े, उससे कितनी ज्यादा लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है अगर आप एक सीधा एक बम गिरा दे या सीधा एक अटैक करे न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसको मेल्ट डाउन कर दे। वो एक ये इफेक्ट, अगर बम फटेगा या कुछ होगा, टेररिस्ट को अटैक होती है, तो वो उस दिन के लिए या जो लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं या जो लोग उसके रिलेटेड थे उनको अफेक्ट करेगी। लेकिन ये चीज आने वाली कई जनरेशन तक को अफेक्ट करेगी, एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगी। आप ये चीजें देख रहे हैं। आपकी नेग्लिजेंस की बात में पूरी एग्री करता हूं, लेकिन आप मेरी सिक्योरिटी के पॉइंट को अब तक क्लियर नहीं कर पाई। मैं रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं। बात सिर्फ यही है कि अगर आप कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल पे आना ही चाहते हैं तो आप बाकी ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं जाते जिनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, या है तो बहुत कम है। अब मैंने आपको इसमें इतने बतेरे साइड इफेक्ट्स गिनवा दिए हैं। आप सोलर एनर्जी कंसिडर करिए। गुजरात में आज की डेट में पूरी इंडिया में गुजरात ऐसी स्टेट है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने सोलर सेल्स का इंट्रोडक्शन कराया। वहाँ पे एक बहुत ही मास लेवल पे सोलर एनर्जी यूज की जा रही है। और इसके बाद ये भी छोड़िए, जर्मनी, एक बारी जर्मनी की वाइस चांसलर इंडिया विजिट किया था, जर्मनी की वाइस चांसलर ने, उन्होंने बात कही थी कि इंडिया इतनी एरिया वाइज इतनी बड़ी जगह है कि इंडिया का जितनी सोलर एनर्जी इंडिया में पर टाइम या पर आवर रिसीव हो रही है उसकी 10%, mere 10% एनर्जी भी अगर जर्मनी को मिल जाए तो वो सारे कन्वेंशनल सोर्सेज की दुकानें बंद कर देंगी। वो सब सिर्फ कन्वेंशनल को बंद कर देंगी, वो जो भी उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसका बिल्कुल यूजेज जीरो कर देगी और सिर्फ नॉन कन्वेंशनल सिर्फ सन की यूज करेगी। आज हमने जाना परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़ी सुरक्षा के बारे में दोनों पक्षों की राय। जहां एक तरफ परमाणु ऊर्जा की स्थिति में भारत जैसे देश में भारी मात्रा में त्रासदी मच सकती है, वहीं एक बड़ा सवाल कि क्या परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़े खतरों की आड़ में हम अपने विकास और तरक्की को बाधित कर सकते हैं। इस सब के बीच आप ये जान लें कि आज भी सरकार देश को परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में विश्वास में नहीं ले पाई है। आज भी भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर बेहद कम जागृति है। देश में इसकी सुरक्षा, किफायत और कीमत को लेकर जानकारी नहीं है। परमाणु ऊर्जा बेशक ऊर्जा उत्पादन का एक बेहतर विकल्प हो, पर आज इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों पर जवाब देना बेहद जरूरी है। तो कात्यायनी और आशीष, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप यहां पर आए, आपने अपनी बात रखी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। परमाणु ऊर्जा, रोशन कल या अंधा भविष्य।